बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जीवन में सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो करोड़ों की संपत्ति देकर भी आप उसे नहीं पा सकते। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित कई जानकारियाँ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सरकार की ओर से किसानों से गोबर खरीदकर वर्मी कंपोस्ट बनाने की है योजना। राज्य के मछली पालक वेद व्यास आवास योजना के तहत बना सकते हैं पक्का आवास। पत्ता गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद लेड ड्रम हेड। अब समाचार विस्तार से। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार की ओर से गोधन न्याय योजना के तहत किसानों और गौपालकों से गोबर खरीदा जाएगा। इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए स्थायी संरचना का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 52 वर्मी कंपोस्ट यूनिट तैयार किए जाएंगे। साथ ही लाभुकों को प्रशिक्षण देने की योजना है। राज्य के कई जिलों में वेद व्यास आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत वैसे मछली पालक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों और उनके पास पक्का घर नहीं है, सरकार उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान उपलब्ध कराएगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। किसान भाइयों, आप रबी मौसम में सब्जी, दलहन, तिलहन किसी भी फसल की खेती करें, बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। इसमें सबसे पहले कवकनाशी से, उसके बाद कीटनाशी से और अंत में राइजोबियम क्लचर से बीजोपचार करें। फसल की क्षति के मुख्य 2-3 कारण होते हैं। एक है मिट्टी से जन्म लेने वाले रोग, दूसरा है बीज से जन्म लेने वाले रोग और तीसरा है खड़ी फसल में लगने वाले कीट। रोग व्याधि से बचाव के लिए रोगरोधी अनुशंसित प्रभेद चुनें। साथ ही बीजों को फंजीसाइड या फफूंदीनाशी दवा से उपचारित करें। बीज उपचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जैसे हर बच्चे को पोलियो ड्रॉप की आवश्यकता है, उसी तरह से हर बीज को सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। इसके लिए बीज उपचार अगर किसान बंधु करते हैं तो सबसे पहला है कि उनको जो है सही बीज का इस क्षेत्र में अनुशंसित प्रजाति है उसी का चुनाव करना चाहिए। और FIR मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहले फंजीसाइड से, दूसरा है कीटनाशक से और तीसरा है राइजोबियम कल्चर से अगर कोई बंधु जो है अगर बीज उपचार करते हैं तो उनका फसल भी अच्छा होगा, उत्पादन भी अच्छा होगा। राज्य के जो किसान पत्ता गोभी की ग्रीष्मकालीन खेती करना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द फसल लगाने का काम पूरा कर लें। गर्मा पत्ता गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद लेड ड्रम हेड या सब्याय कैबेज लगाएं। पत्ता गोभी की बुआई में 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। गर्मा पत्ता गोभी से ज़्यादा उपज लेने के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद लेड ड्रम हेड या सब्याय कैबेज की उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान ऊपरी जमीन में सब्जी, दलहन या किसी और फसल की खेती में निकौनी का काम करने के लिए कृषि उपकरण व्हील हो की मदद ले सकते हैं। व्हील हो की कार्य क्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसल को रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट मुक्त रखें।
किसान भाइयों, आप लत्तेदार सब्जी फसल की खेती करने जा रहे हैं तो फसल लगाने के एक सप्ताह पहले खेत के चारों ओर 2 से 4 पंक्तियों में मक्का फसल लगा दें। चारों ओर से लगे मक्का फसल के घेरे के अंदर लत्तेदार सब्जी फसल लगाएं। मक्का फसल की घेराबंदी लत्तेदार सब्जी में लगने वाले कीटों की रोकथाम करेगी। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत अपनी जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम फिर मिलते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। तो आज की पहली जानकारी है झारखंड में गर्मा मूंग और कीट प्रबंधन के बारे में। आइए लेते हैं जानकारी, उठाते हैं लाभ। किसान भाइयों,
गर्मा मूंग लगाने का सही वक्त खरीफ का मौसम या फरवरी मार्च का महीना होता है। इसको लगाने के लिए ज़मीन का चुनाव ऐसा हो जिसमें नमी की मात्रा मौजूद हो। ऐसी ज़मीन में जुताई के बाद पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी तथा समतल बना लेनी चाहिए। इसकी खेती के लिए खेत में 50 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद और बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना बेहतर होता है। आज हम पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यांग, जहाँ पर हम जानेंगे झारखंड में गर्मा मूंग की खेती और उसके देखरेख के बारे में। सर, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि ये जो गर्मा मूंग का खेती होता है उसके लिए खेतों का चुनाव कैसे करें? किसान भाइयों, गर्मा मूंग लगाने का समय आ गया है। इसको 2 समय में लगाया जाता है, एक तो जो है खरीफ में और दूसरा जो है इसको स्प्रिंग सीजन में, जो अभी गर्मा के बारे में बात होता है। ये लगभग फरवरी मार्च के महीने में लगाने का समय रहता है। इसको लगाने के लिए आपको ये ध्यान रखना होता है कि अपनी ज़मीन जो है चुनाव अच्छा करना है और उसके साथ साथ ज़मीन में आपका जो है उसमें नमी की मात्रा होना चाहिए। उसको खेत को अच्छी तरह से, जो खेत आपका खाली है उसको जुताई करके बढ़िया ढंग से उसको पाटा लगा करके मिट्टी को भुरभुरा कर दें और समतल कर दें। ये ध्यान रहे कि आपका ज़मीन ऊंचा नीचा रहेगा तो पानी देने में आपको लिए असुविधा होगा, तो मिट्टी अच्छी तरह से समतल हो जाए, ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है, आप जब भी आप खेत में ले जाएंगे तो उसमें लगभग 50 कुंतल आपका गोबर की सड़ी हुई खाद मिला रहना चाहिए, जिससे पौधे का वृद्धि विकास अच्छा होता है। और संभव हो तो उसमें आपके पास अगर ये दूसरे जो पोषक तत्व के लिए आपकी बातें होती हैं तो आप बढ़िया ढंग से उसके लिए बैक्टीरिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे राइजोबियम है और जो है पीएसबी है। किसान भाइयों, पोषक तत्वों को खेतों तक पहुंचाने के लिए रासायनिक, जैविक या फिर प्राकृतिक माध्यम का सहारा लिया जाता है। रासायनिक माध्यम से नाइट्रोजन 25 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम, पोटास 25 किलोग्राम तथा सल्फर 20 किलोग्राम के अनुपात में देना चाहिए। जैविक विधि से 100 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करने से पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाएगी। इसी तरह से प्राकृतिक तरीके में जीवामृत तथा घनामृत का इस्तेमाल कर पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सकता है। अब यहाँ पर होता है कि हम किस माध्यम से जाएंगे, रासायनिक माध्यम या जो है जैविक माध्यम या प्राकृतिक माध्यम। रासायनिक माध्यम से जाएंगे तो वहाँ पर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये 20-40-20 आजकल जो है 50-50 के स्तर पर ले जाते हैं। 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटास। सल्फर की मात्रा भी 20 किलोग्राम रखते हैं। यह हो गया हमारा रासायनिक विधि से आप जो है खेती करेंगे। अगर जैविक माध्यम से चलेंगे तो आपको लगभग 100 कुंतल गोबर की सड़ी हुई खाद को अगर उपयोग करते हैं तो आपका जो रिक्वायरमेंट है ये 25-50-25, ये पूरी तरह से ये संतुलित मात्रा में पौधे को मिल सकता है। और अगर आप नेचुरल फार्मिंग से जाते हैं तो वहाँ पर आपको जीवामृत बनाना ज़रूरी होगा। तो पहली स्तर पर तो आप तो 50 कुंतल गोबर की सड़ी हुई खाद दें और दूसरे आपको बीज उपचार के लिए ये बीजामृत या बीज संजीवनी के माध्यम से उसका उपचार करेंगे। और फिर जो है जीवामृत जो होता है, लगभग जीवामृत का जो घोल बनाते हैं उसमें लगभग 100 किलो ये 180 लीटर पानी और 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 2 किलोग्राम खराब वाला बेसन, 2 किलो गुड़ जो है और 1 मुट्ठी या 1 किलो बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी, इसको मिला देते हैं तो 10 दिन में ये जो है पहले जो 5 लाख बैक्टीरिया पर ग्राम था ये 7,400 करोड़ बैक्टीरिया हो जाता है। यही जो है आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम सारे जो बैक्टीरिया ही इसको न्यूट्रिएंट्स को बनाएंगे और आपके पौधे का वृद्धि विकास करेंगे। गर्मा मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए बीजों के अच्छे प्रभेद का चुनाव करना बहुत ही आवश्यक है। अपने प्रदेश झारखंड के लिए मालवीय HVS 2, 4 और 6, IPM 2-3, SML 668 आदि अच्छे प्रभेद माने जाते हैं। इनके इस्तेमाल से गर्मा मूंग का अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। अब होता है कि हम जो है उर्वरक की मात्रा तो संतुलित कर लिए, दूसरा जो है अच्छे प्रभेद का चुनाव करना। तो अच्छे प्रभेद के लिए इसमें इस बीज में एक बात होता है कि इसमें शटरिंग होने की संभावना रहती है।
और उसमें पौध जो है, जो फली होता है उसका तोड़ने का समय एक समान नहीं रहता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रख कर कि एक साथ पकने वाली कुछ ऐसी वेराइटियां हैं जिनको चुनाव करके आप जो है एक ही बार तोड़ाई करने में आपके लिए सुविधा होगा, नहीं तो 2-3 बार तोड़ना पड़ता है। इसके लिए अच्छी वेराइटी जैसे मालवी करके है, ये HUS लगभग 2, 4, 6 और IPM 2-3, सम्राट, पूसा विशाल और ये आपका SML 668, तो बढ़िया बढ़िया वेराइटियाँ हैं। इन वेराइटियों को चुनाव करके आप अच्छे ढंग से अपने ज़मीन पे लगाएं। तो लगाते समय आपको बीज उपचार के लिए आप जो कार्बेंडाजिम लगाते हैं और साथ में चाहें तो आप बीजामृत से भी उपचार कर सकते हैं, बीज संजीवनी से भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मा मूंग को लगाने का सही वक्त 15 फरवरी से 15 मार्च तक होता है, अतः इस अवधि में इसे खेतों में लगाना बेहतर होता है। इसकी फसलें कितने दिनों में तैयार होगी, ये बीज की किस्मों पर निर्भर करता है। लगाने का जो सही समय है आपको ये 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च में इसको लगाने की प्रयास करना चाहिए, जिससे कि आपका ज़मीन में लग जाएगा तो ये लगभग 2 महीना से लेकर के आप ये तैयारी होने की इसकी पूरी हो जाती है। तो इसको अच्छे ढंग से लगा सकते हैं। लेकिन जागृति वैरायटी जो है वह जो है आपको लगभग 55 दिन में तैयार हो जाता है। तो और वैरायटियाँ जो है लगभग 60 से लेकर के 65 दिन में तैयार होती हैं। इन सब को ध्यान में रख करके आप जो है इसको बढ़िया ढंग से लगाएं। और कहीं कहीं पर लोग इसको रिज मेथड पे भी लगा रहा है, और साथ साथ इसमें आप खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए आप अगर इसको लाइन से लगाते हैं तो वहाँ पर आप जो है व्हील हो चला सकते हैं, जिससे खरपतवार उसको नष्ट किया जा सके। अन्यथा आप चाहें तो पेंडिमेथिलिन दवा है, और यह जो है पेंडिमेथिलिन दवा को आप छिड़काव करेंगे बुआई के 72 घंटे के अंदर, जिससे कि अंकुरण न हुआ हो तो आप जो है इसको उसके खरपतवार को भी रोक सकते हैं। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और उसमें अगर कोई कीट व्याधि आती है तो उसको भी ध्यान रख करके उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से यदि किसान भाई वैज्ञानिक विधि से गर्मा मूंग की खेती करें तो वे उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। बारी है दूसरी जानकारी की। तो दूसरी जानकारी है बदलते मौसम में जानवरों की देखभाल एवं टीकाकरण के बारे में। आइए लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों, ये मौसम की संधि बेला है। यहाँ एक ओर सर्दी का मौसम हमें छोड़कर जाने की तैयारी में लगा है, तो दूसरी ओर गर्मी दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ऐसी स्थिति में वातावरण का तापमान एक समान नहीं रहता। कभी अधिक ठंड पड़ती है तो कभी मौसम का तापमान बढ़ जाता है। इस घटते बढ़ते तापक्रम से पशु काफ़ी प्रभावित होते हैं। अतः ऐसे मौसम में पशुओं को विशेष रूप से देखभाल की ज़रूरत होती है, अन्यथा उनकी उत्पादकता, प्रजनन क्षमता और स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। ऐसे मौसम में इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है, अतः इनका विशेष ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। पशुपालक भाइयों, ऐसे मौसम में उन्हें स्वस्थ रखने के लिए उनके आवास तथा खान पान पर ध्यान देना चाहिए एवं समय पर उनका टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। किसान भाइयों, आज हम आ पहुँचे हैं BAU बिरसा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर। यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो तरह तरह के शोध करते हैं, और उन्हीं से हम बार बार मुलाकात करके आपके लिए कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। आज भी हमारा इरादा कुछ ऐसा ही है, और आज हम बात करेंगे कि बदलते मौसम में पशुओं की जो है देखभाल कैसे करें और उसके टीकाकरण के बारे में। क्योंकि किसान भाई बड़े पैमाने पर पशुपालन करते हैं और उनको काफ़ी उससे फ़ायदा भी होता है। उस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल के लिए मुख्य रूप से देखा जाता है कि अभी के खास करके अभी जैसा कि अब मौसम बिल्कुल हर दिन बदल रहा है, और इस समय देखा जाता है कि मौसम में बदलाव, अगर तापमान की बात करते हैं तो अभी आप देख रहे हैं 9-10 डिग्री सेल्सियस सुबह में और शाम में 21-22 डिग्री सेल्सियस तापमान अभी देखने को मिल रहा है। तो ये जो मौसम में बदलाव हो रहा है, वातावरण में बदलाव हो रहा है, तापमान में बदलाव हो रहा है, जिससे पशु जो है काफ़ी प्रभावित होते हैं। और ये अभी ठंड से गर्मी की ओर हम लोग जा रहे हैं,
तो ये जो बीच का जो समय है, मौसम का बदलाव, इसमें विशेष रूप से सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, नहीं तो इसका सीधा असर पशु की उत्पादन क्षमता, प्रजनन क्षमता और उसके स्वास्थ्य पे पड़ता है। पशुओं के लिए आवास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये उन्हें प्रतिकूल वातावरण से बचाने में सहायक होता है। अभी के समय में जब रात का तापमान बहुत ठंडा और दिन का तापमान बहुत गर्म हो जाता है, तो ऐसे में पशुओं के आवास को 18 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखना चाहिए। ठंडी हवा से पशुओं को बचाने के लिए खिड़की दरवाजे को बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा ज़मीन में पुआल बिछा देना चाहिए। ज़मीन गीली ना हो और वे सूखी रहें, इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाए रखने से पशुओं को ठंड से बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले है कि जो आवास की बात करते हैं, वातावरण से जो हम प्रतिकूल वातावरण से जो पशुओं का हम लोग बचाव करते हैं, उसमें आवास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो इस समय जब बदलते मौसम में आप देखे होंगे कि रात में तापमान कम हो जाता है, दिन में काफ़ी गर्मी होती है, तो इस समय हमें बिल्कुल सचेत होना चाहिए और प्रॉपर जो है आवास पशुओं को देना चाहिए कि जो है पशु को हम देखते हैं कि 18 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो उपयुक्त होता है। अगर घर के अंदर का वातावरण हम 18 से 25 डिग्री तक देते हैं तो पशुओं के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। तो ये हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि रात का तापमान जो गिरावट हो रहा है उस समय भी हम लोग सतर्क रहें, और इसके लिए ठंडी हवा अगर चल रही है शाम में, तो जो हम लोग ठंड के मौसम में बचाव के लिए करते हैं, खिड़की दरवाजे को अच्छी तरह से रात के समय बंद कर दें, पुआल बिछाएं, बेडिंग दें, वेंटिलेशन होना चाहिए, स्वच्छ हवा आनी चाहिए, अंदर जो आवास गीला नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, जिससे हम लोग बदलते मौसम में पशुओं को जो ठंड से इस समय जो बदलते मौसम में पशुओं में ठंड लगने की संभावना भी अधिक होती है। अगर हम थोड़ा सा देखभाल में कमी करेंगे तो पशु में ठंड लग जाती है और पशु जो है कि प्रभावित हो जाते हैं। बदलते मौसम में पशुओं के खान पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। गौवंशी पशुओं को मौसमी हरा चारा तथा उन्हें संतुलित आहार उत्पादन क्षमता के अनुसार देना चाहिए। इनके लिए स्वच्छ और ताज़ा पानी की व्यवस्था हो तो वो भी उन्हें स्वस्थ बनाए रखता है। खास करके बदलते मौसम में आप हरा चारा जो पशु हैं, जैसे गौवंशीय पशु हैं, गाय है, भैंस है, बकरियां हैं, भेड़, उसमें आप सीजनल हरा चारा अवश्य दें। सीजनल हरा चारा जो अभी के मौसम में जो उपलब्ध है, बरसीम है, जई है, लुसर्न है, ये आप अवश्य कुछ मात्रा में दें। साथ ही साथ जो है संतुलित आहार, जो उत्पादन क्षमता, पशुओं की उत्पादन क्षमता के आधार पर जो संतुलित आहार हम लोग देते हैं वो आप अवश्य दें। तो इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है कि दाना मिश्रण, जैसे हम लोग जो गौवंशीय पशु हैं, दुधारू पशु हैं, उसमें 2.5 से 3 किलो दूध पे 1 किलो संतुलित आहार देते हैं। साथ ही साथ उसके मेंटेनेंस के लिए हम 1 से 1.5 किलो दाना मिश्रण देते हैं। तो इस तरह से हम लोग को संतुलित आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि इसमें कमी ना हो, नहीं तो उत्पादन क्षमता अधिक है, उत्पादन हो रहा है, दूध उत्पादन हो रहा है, अगर हम पोषक तत्व नहीं देंगे तो पशुओं की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कम हो जाती है और पशु इसमें बीमार पड़ जाते हैं। तो इस समय विशेष ध्यान देना है कि आप संतुलित आहार अवश्य दें, पानी स्वच्छ मात्रा में पानी दें, पानी की कोई कमी ना दें, पानी बिल्कुल गंदा या बासी पानी नहीं होना चाहिए, स्वच्छ ताज़ा पानी हमेशा पशुओं के लिए उपलब्ध होना चाहिए। ऐसे मौसम में पशु तथा उनके छोटे बच्चों में बीमारियां अधिक होने की संभावना होती है। अतः बदलते मौसम में बीमार पशुओं को पहचान कर उनका इलाज पशु चिकित्सक से कराना बेहतर होता है। इसके अलावा बदलते मौसम में बीमारी से बचाव के लिए पशुओं को कृमिनाशक दवा देनी चाहिए तथा उनका समय पर टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। साथ ही साथ देखा जाता है कि इस समय पशुओं में बीमारियां होने की संभावना अधिक होती है। बदलते मौसम में खास करके छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जो बाछे हो गए, बछड़ियाँ हो गई, या फिर जो बकरियों के छोटे बच्चे हो गए या दूसरे पशु के जो छोटे बच्चे हैं, ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं इस समय बदलते मौसम में, क्योंकि ये जब अचानक ठंड हो जाती है, वातावरण अचानक चेंज होता है तो ठंड लगने की संभावना होती है। तो इस समय हमारे जो किसान भाई हैं उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो बदलते मौसम में जो पशु बीमार होते हैं उनकी तुरंत पहचान करें। और बीमार पशु के लक्षण है कि जो बदलते मौसम में जो बीमारी होती है पशुओं में, उसमें देखा जाता है कि उसमें सुस्त हो जाते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, निमोनिया के लक्षण होते हैं, नाक से पानी आने का लक्षण होता है। तो ये जो समस्याएं हैं अगर दिखती है तो तुरंत आप जो है पशु चिकित्सक से परामर्श करके तुरंत इलाज करें और पशुओं को मरने से बचा सकते हैं। इसके अलावा पशुओं में ये जो बदलते मौसम में पशुओं में देखा जाता है कि
बीमारियां होने की संभावना अधिक होती है। तो इससे बचाव के लिए 2 काम करना हमारे किसानों को बहुत ही ज़रूरी है। पहला कृमिनाशक दवा और दूसरा जो है टीकाकरण। कृमिनाशक दवा आप अवश्य दे दें, जैसे मौसम अभी बदलाव हो रहा है, आप टीकाकरण देना है, टीकाकरण करना है। टीकाकरण से पहले आप कृमिनाशक दवा दे दें। इसमें अल्बेंडाजोल 8 से 10 मिलीग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से पशु को दें और उसके 1 सप्ताह के बाद उसका टीकाकरण करें। जो प्रमुख बीमारियां हैं इसमें गौवंशीय पशु में जो किसान जो गाय भैंस पालते हैं उसमें प्रमुख बीमारियां जो इस समय बदलते मौसम में होने की संभावना है, उसमें HS, BQ, FMD ये 3 बीमारी है। HS यानी गला घोंटू, इसके लक्षण है कि पशुओं के गला में जो है सूजन आ जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और पशु बीमार हो जाते हैं। BQ में देखा जाता है कि पीछे के भाग में, पशु के पीछे का भाग में जो पुट्ठा होता है, मांस जहाँ ज़्यादा मांसल होता है वहाँ पे घाव हो जाता है, वो फूल जाता है और काफ़ी दर्दनाक होता है, इससे ही पशु की मृत्यु होती है। और तीसरा है FMD यानी खुरहा, जो हमारे किसान भाई जानते होंगे मुंह में या पैर में छाले पड़ जाते हैं और ये काफ़ी संक्रामक बीमारी है और इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं, दूध उत्पादन में काफ़ी कमी हो जाती है। तो इससे बचाव के लिए गौवंशीय पशु में HS, BQ, FMD ये 3 बीमारी है। इससे बचाव के लिए टीकाकरण बाजार में उपलब्ध है। रक्षा ट्रायोवैक टीका है, इसको दे करके तीनों बीमारी से बचाव कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, इस तरह यदि आप बदलते मौसम में अपने पशुओं की देखभाल करेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें स्वस्थ रखने में कामयाब हो पाएंगे और उनसे अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। कैसी रही? अच्छी थी ना? अगली जानकारी अगले अंक में हम आपको दिलवाने का वादा करते हैं। अब बारी है आपकी। कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहता है आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।